Hi everyone, I'm your biology mentor Urvashi, and today we are going to solve the pre-IIT Grand Mega Mock Test, which was held on 31st of May. हम लोग आज biology portion solve करने वाले हैं. So this is the first question, and mind you, मैं पूरे questions को ऐसे कराऊंगी कि आपको concepts में समझा दूँ. आप solutions मतलब जो mathematical values निकालना हो ये सब आप खुद कर लेना. ठीक है? The first question, if a population of 500 individuals in a specific habitat shows a birth rate of 0.5, 0.15 and death rate of 0.08 per capita per year, what will be the population density after 2 years? Assuming the growth is exponential. Exponential सुनते ही आपको पता होना चाहिए क्या कि रिसोर्स अनलिमिटेड है. तो हम लोग ने एक्सपोनेंशियल के लिए कौन से फॉर्मूलाज पढ़े हैं? दैट इज डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन. ठीक है, ये रेट निकालने की बात हो गई. इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो एक और फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज एन टी एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी. ये देखो, एन टी इज पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम टी, यही तो आपको निकालना है. टाइम टी 2 साल बाद का निकालना है. इनिशियल पॉपुलेशन दी हुई है, साइज दिया हुआ है 500 आई गेस. ठीक है, ई आपका कांस्टेंट है, इंट्रिंसिक रेट है, टाइम. इंट्रिंसिक रेट देखो नहीं दिया हुआ है. बर्थ रेट और डेथ रेट से आप वो भी निकाल लोगे. क्या होता है? आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. कितना आएगा? 0.15 माइनस 0.08, 0.07. देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है. मैं बस आपको बता रही हूँ कि अप्लाई कैसे करनी है, कहाँ फॉर्मूलाज है, उसको भी मैं अच्छे से बता दे रही हूँ. ठीक है, फिर आप सारी वैल्यूज इसमें रखोगे. एन टी आपको निकालना है. एन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 500 दी हुई है. फिर ई दिया हुआ है एंड आर आपको दिया हुआ है, अभी आपने निकाला 0.07. टाइम इज 2. ऐसे करके निकालोगे 500 इंटू इसकी वैल्यू अप्रॉक्स इतनी है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके पूरी निकालोगे तो वैल्यू इतनी आएगी. आंसर आपका कुछ अप्रॉक्स 575 तक आएगा. यहाँ देखो. Now second question. Having attached earlobes is an autosomal recessive. Autosomes में recessive trait है, मतलब सपोज करो पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं. एक तो हेट्रोजाइगस हो सकता है. ठीक है, हेट्रोजाइगस पहले बोल दिया मैंने. होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, हेट्रोजाइगस हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव हो सकता है. तो डोमिनेंट में तो ट्रेट है नहीं, तो आपका चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस हो, दोनों में ही अनअटैच्ड ईयरलोब्स मिलेंगे, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट ही लाइक रेसेसिव और डोमिनेंट साथ में है, तो डोमिनेंट वाली ट्रेट ही आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो सिर्फ आपको ये वाले जीनोटाइप में ही अटैच्ड ईयरलोब्स मिलने वाले हैं. तो ये जो ब्लैक वाले शेडेड हैं ये आपके अटैच्ड ईयरलोब्स वाले हैं. ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, अगर आपको पढ़ने आता है तो पढ़ेगी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फॉलोइंग क्वेश्चन को आंसर करना है. व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट जनरेशन का वन इंडिविजुअल? इसका तो बताओ. क्या ये नहीं हो सकता? या तो ये होगा होमोजाइगस या तो हेट्रोजाइगस, इन्हीं दोनों में से हो सकता है. ठीक है, तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं लगे हाथ. तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है? फर्स्ट वाला, क्योंकि ये वाले तो आपके प्रोबेबिलिटी वाले हैं. नाउ सेकेंड, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल थर्ड जनरेशन का फिफ्थ इंडिविजुअल? इसकी बात हो रही है. तो अगर ये देखो शेडेड है तो ऑब्वियसली रिसेसिव वाला पार्ट है. तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? देखो ये तो गलत ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है. नाउ इफ इंडिविजुअल फर्स्ट जनरेशन का और फर्स्ट और टू फर्स्ट जनरेशन में इन दोनों इंडिविजुअल का एक फोर्थ चाइल्ड हो, मतलब देखो 3 चाइल्ड है, 3 ऑफस्प्रिंग्स है, फोर्थ चाइल्ड हो, व्हाट इज द चांस दैट द चाइल्ड वुड हैव अटैच्ड ईयरलोब्स? कितने चांसेस हैं कि उसके पास अटैच्ड ईयरलोब्स हो? तो देखो हम लोग के दो प्रोबेबिलिटी हैं, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या तो हेट्रोजाइगस. तो अभी देखो ये पेडिग्री देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर डोमिनेंट लेके चलती और ये तो रिसेसिव ही है, ठीक है, रिसेसिव वाले के साथ करती तो F1 जनरेशन क्या आती? सारे ही अनअटैच्ड ईयरलोब्स वाले आते. पर यहाँ तो देखो अटैच्ड ईयरलोब्स वाले भी हैं. तो ये तो पक्का हो गया कि होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है. तो क्या हो सकता है? हेट्रोजाइगस हो सकता है. फिर यहाँ से आप वो बना दो पुनेट स्क्वायर, अगर बनाना हो तो उधर से समझ में आ जाएगा कितना परसेंटेज क्या रहेगा. तो इधर से आप देख सकते हो कि 50% वाली चीज़ है. 50% नॉर्मल हो सकते हैं, 50% अटैच्ड ईयरलोब्स वाले लोग हो सकते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा बता दो.
अब तो तुम्हें ये भी पता चल गया है कि इसका लाइक हम लोग की 2 प्रोबेबिलिटी आई थी, पर अब यहाँ से हम लोग कंफर्म बता सकते हैं दैट इज ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो सी विल बी योर आंसर। आओ चेक कर लेते हैं। सी, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है बट बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सब चीज़ें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकरिंग द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइड बैग। ठीक है, तो ये कहाँ से होते हैं? गोल्गी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, जो भी आप बोलते हो इसे, उसमें वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। इसी में अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पैक करा के भेज दो तो वो लाइसोसोम बन जाता है। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे प्रोटीन रिसेप्टर्स वगैरह भी होते हैं ना, से वाई शेप्ड। ठीक है ना, तो लिपिड लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या आप इनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हो, ये भी होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलेस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लाइपेज हो सकता है, प्रोटीएज होता है, कार्बोहाइड्रेज होता है। आओ अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, हाँ मेम्ब्रेन है इनके पास। वेस्कुलर, यस वेसल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, हाँ पैकेट कर देते हैं क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को पैक कर देता है गोल्गी अपैरेटस अगर वेसल्स में, तो वो लाइसोसोम्स बन जाते हैं। सो या फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स आर फाउंड टू बी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाँ इसमें प्रोटीएज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लियसेस होते हैं। तो यस, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर ऑप्टिमल एट एक्टिव या ऑप्टिमली एक्टिव एट बेसिक पीएच। नहीं, ये एसिडिक पीएच में, एसिडिक इन्वायरमेंट इनको चाहिए होता है टू एक्ट गुड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लाइसोम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, यस क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीएज क्या करते हैं, प्रोटीन्स को, लाइपेज लिपिड्स को, न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड्स को। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी एक राइट स्टेटमेंट है। बस ये आपका बेसिक पीएच नहीं, यहाँ पे लाइक एसिडिक पीएच होगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। Now this question, identify the correct sequence of serial stages in a hierarchical succession. वाटर बॉडीज में सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन का मतलब होता है इकोसिस्टम में चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वाटर बॉडीज से फॉरेस्ट बन गया, कैसे बनता है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, पहले तो फाइटोप्लैंक्टन है, एक मान लो सपोज एक वाटर बॉडी है। ठीक है, ये वाटर बॉडी है, इसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, सबमर्ज प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, रूटेड अंडर वाटर प्लांट्स मिलेंगे, यहाँ पे अंडर वाटर प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है, फिर वहाँ पे स्वम्प जैसा एरिया होता है, वाटर गेट्स शैलो, ठीक है, मटमैला पानी होता रहता है। फिर मार्श मेडो होते हैं, एरियाज बिकम्स मार्शी, सॉइल जो है वो और एक्यूमुलेट हो जाता है। आप ध्यान दो, कभी आपने देखा है बारिश के टाइम पे कोई ग्राउंड होता है उसमें को पानी भर जाता है। ठीक है, पहले आप देखोगे, पहले दिन देखोगे तो पूरा पानी पानी रहता है, बट जैसे कुछ दिन बाद देखोगे तो हरी हरी घास आपको दिखने लगती है वहाँ पे। तो ऐसे ही होता है। फिर ग्रास और हर्ब्स विल डोमिनेट, धीरे धीरे करके ग्रास हर्ब्स आएंगे, फिर स्मॉल श्रब्स एंड बुशेस अपीयर होंगे, फिर लार्ज ट्रीज होंगे। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस थोड़ा सा समझ समझ के पढ़ना तो यू विल नो। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फिर समर्ज प्लांट आएंगे, फिर स्वम्प एरिया बन जाएगा, फिर मार्शी एरिया बन जाएगा, फिर स्क्रब मतलब श्रब्स वगैरह आ जाएंगे, फिर फॉरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द कनेक्टिव टिश्यू एंट्रीज इन कॉलम 1 विद द स्ट्रक्चरल फीचर्स, लोकेशन और फंक्शन डिफाइंड इन कॉलम 2। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको डायग्राम का आइडिया है तो आप इसको आराम से कर लोगे। तो मैं डायग्राम लगा देती हूँ स्क्रीन पे, देख सकते हो कि एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, नीचे दिया हुआ है। इसमें मैक्रोफेज होते हैं, फिब्रोब्लास्ट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है एरियोलर टिश्यू का, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द एपिथीलियम। वेरएज अगर हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की, तो इसमें एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, बलून लाइक सेल्स आप देख सकते हो। ये क्या करते हैं, फैट स्टोरेज का काम करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हो ऑर्गन के सराउंडिंग में, जैसे हार्ट के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है फॉर द प्रोटेक्शन। फिर हम बात करते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू और डेंस इरेगुलर। रेगुलर का मतलब आप देख सकते हो कि एक रेगुलर पैटर्न है,
किसका, कोलेजन फाइबर का। और डेंस इरेगुलर में आप देखोगे कि लाइक थोड़ा इधर उधर कहीं पे भी पड़े हुए हैं। आओ अच्छा आप क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 में दिया हुआ है एरियोलर टिश्यू, एडिपोस, डेंस रेगुलर, ठीक है। कंटेन्स डीपली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स रनिंग पैरेलली फाउंड इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। कौन सा होगा, डेंस रेगुलर, ठीक है। फिर इसमें मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ आर, ठीक है। सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, बीनीथ एपिथेलियम मैंने बात किया था। कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, किसमें होता था, एरियोलर टिश्यू, तो ये पी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स लोकेटेड प्राइमरली बीनीथ द स्किन, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। देन ये आपका हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, क्यू। फिर डेंस इरेगुलर टिश्यू हैव कोलेजन फाइबर्स ओरिएंटेड रैंडमली प्रेजेंट इन डर्मिस ऑफ द स्किन, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो ये हो गया आपका डेंस इरेगुलर, एस। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डबल स्ट्रैंडेड BDNA molecule contains a total of 1500 base pairs. If the number of adenine bases in the DNA molecule is found to be 450, determine the total number of hydrogen bond present between the complementary strands. तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपको 1500 बेस पेयर्स हैं, बेस पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, बेस पेयर्स, पेयर्स मतलब दो होता है, ठीक है। तो एडनिन आपको दिया हुआ है, तो एडनिन अगर आपको चारगाफ रूल याद हो तो एडनिन किससे बाइंड करता है, दैट इज थाइमिन, ठीक है। तो ये दिए हुए हैं 450, एडनिन 450 है, तो मतलब इससे इसके बेस पेयरिंग में कौन है, थाइमिन, तो ये टोटल ही आपके 450 हैं, समझ गए। और ग्वानिन किससे बाइंड करता है, दैट इज साइटोसिन। तो बचा कितना, 1500 से इसको माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 1050, ये हो जाएंगे ये वाले पेयर्स। अब देखो 450 आपके ये पेयर्स हैं, एडनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 450 इंटू 2 कर दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने हैं ना हम लोग को, तो कर दोगे तो जितना आएगा। फिर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इंटू 3 कर दोगे, जितना आएगा इन दोनों को, सपोज यहाँ पे ए आया यहाँ पे बी आया, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएंगे, विच विल कम आउट टू बी 4050। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। करके देखना, मुझे बताना कमेंट्स में कि हाँ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सबको ही डाउट हो रहा है क्योंकि वर्डिंग्स ही गलत हैं थोड़ी यहाँ पे। एन एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड सेलेक्टिवली इनहिबिट्स द डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी इनहिबिट हो चुकी है, तो आप पूछ रहे हैं कि कौन सा फेज डायरेक्टली ब्लॉक होता है, ठीक है। तो आओ समझते हैं इस चीज़ को। माइटोसिस में 4 फेज हो गए आपके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हम लोग मेटाफेज की बात कर रहे हैं कि मेटाफेज में है सेल, उसमें कंडेंस हो रहे हैं क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फाइबर बन रहा है, ये सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब क्या करना है, होता कैसे है, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर होता है जो कि कंट्रोल करता है एंट्री इसकी। एमपीएफ में क्या क्या आते हैं, CDK1 एंड साइक्लिन बी। साइक्लिन बी यहाँ पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है, तो इसको ऑन ऑफ स्विच समझ के चलो, ठीक है। तो अब देखो मेटाफेज में तो है सेल, पर उसको एग्जिट करके, मेटाफेज को एग्जिट करके एनाफेज में भी आना है, तो वो कैसे होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स स्लैश साइक्लोसोम ये होता है जो डिस्ट्रॉय करता है साइक्लिन बी को। जैसे ही साइक्लिन बी डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है, तब वो पूरा एमपीएफ को इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होता है वो एग्जिट कर जाता है मेटाफेज को और उसकी एंट्री कहाँ हो जाती है, एनाफेज में। अब यही हो रहा है कि साइक्लिन बी ये डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो क्या सिनेरियो रहेगा, तो अगर साइक्लिन बी डिग्रेड नहीं हो रहा तो मेटाफेज में ही सेल रह जाएगा, एनाफेज में नहीं जा पाएगा, मेटाफेज में ही रह जाएगा। तो काफ़ी लोगों का था कि लाइक एनाफेज में एंट्री ब्लॉक हो गई है, तो एनाफेज आंसर होना चाहिए पर मेटाफेज दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है, इज डायरेक्टली ब्लॉक्ड। देखो मेटाफेज में वो अरेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में देता है कि अगर किस फेज में अरेस्ट हो जाएगा तो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा, किस फेज में नहीं जा पाएगा दैट वुड बी एनाफेज। क्वेश्चन के बारे में एनसीईआरटी में भी इतने डेप्थ में बताया नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस दैट डज नॉट पार्टिसिपेट एज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। ज़ूस्पोर्स दिया हुआ है, तो ज़ूस्पोर्स क्या होता है, ये मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं,
मोटाइल स्पोर्स, देखो यहाँ पे फ्लैजिला है ना, मतलब मोटाइल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है। एसेक्सुअल का मतलब ये है कि जो भी स्पोर्स वगैरह या कोनेडिया आपने पढ़ लिया या गेम्यूल्स, ये चीज़ें जहाँ भी आ गई, कोनेडिया भी एक लाइक बड या एसेक्सुअल स्पोर ही होते हैं बड कैरियो में। हाँ, बड हो गया, ठीक है, गेम्यूल्स, कोनेडिया, जू स्पोर्स, ये सब एसेक्सुअल यूनिट है। तो कोनेडिया एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये एक्सटर्नली ग्रो करते हैं पेनिसिलियम हाइफे में, फंगस का, ठीक है। तो ये गिरते हैं और नया हाइफे बना लेते हैं, माइसीलियम बना लेते हैं, दे डेवलप इनटू अ न्यू पेनिसिलियम, ये कह सकते हो आप। फिर अगर मैं गेम्यूल्स की बात करूँ तो ये इंटरनल बड होते हैं, स्पॉन्जेस में मिलेंगे आपको, इंटरनल बड होते हैं। ये एक्सटर्नली पाए जा रहे हैं, इंटरनल बड होते हैं, एसेक्सुअल, ठीक है, मोटाइल स्पोर। तो ये सब एसेक्सुअल यूनिट ही है, कौन सा नहीं है। आइसो का मतलब सेम होता है, गैमीट्स का मतलब सेक्स सेल्स। तो कहीं गैमीट्स वगैरह सुन लो तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, मतलब एक सेम दिखने वाले गैमीट्स होंगे, वो जाइगोट बनाएंगे। तो ये तो फ्यूजन हो गया, तो मतलब फर्टिलाइजेशन जहाँ भी हो गया, दैट इज सेक्सुअल। तो यहाँ पे कौन सा चॉइस आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एज अ asexual reproductive unit, that is option C. Question number 9. Interneurons are highly critical for organizing spinal cord mediated reflex arcs. Where exactly are these interneurons situated, structurally situated? ठीक है, तो इंटरन्यूरॉन्स होते क्या है, जैसे कि रिसेप्टर होता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी होती है किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, 3। सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है इन्फॉर्मेशन टू सीएनएस, सीएनएस कैलकुलेट करता है कि हाँ उसको क्या रिस्पॉन्स देना है, फिर वो इन्फॉर्मेशन पास करवाता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। कहाँ पे, इफेक्टर ऑर्गन पे, कुड भी मसल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इफेक्टर। तो सीएनएस में ही प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इंटरन्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स इनको बोलते हैं, जो कनेक्ट कर रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, समझ रहे हो। तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड जो पिंक कलर का आप देख रहे हो, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं इंटरन्यूरॉन्स। In this question, which of the following graphs accurately displays the typical relationship between light intensity, x axis पे light intensity है, and photosynthetic activity y axis पे है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, that is Blackman's law of limiting factor, ठीक है। अगर मान लो लो लाइट इंटेंसिटी है, तब तो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो भी कम होगा। बट अगर, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लाइट है, ठीक है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर लाइट हो जाती है। पर अगर ज़्यादा लाइट है, लाइट इंटेंसिटी अच्छी खासी है, तो फोटोसिंथेटिक जो आपका एक्टिविटी है वो भी हाई रहेगा। बट क्या होगा कि यहाँ पे और कोई लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, जैसे कि अगर CO2 यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, तो कितनी भी लाइट हो, अगर CO2 नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आपकी आप कह सकते हो वो नहीं बढ़ पाएगी आगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक टिपिकल आपका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही बनता है कि जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है, जब तक लिमिटिंग फैक्टर लाइट है तब तक तो फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ता है। फिर एक पॉइंट के बाद जो लिमिटिंग फैक्टर है वो कोई और हो जाता है, दैट इज CO2 हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर अवेलेबिलिटी हो सकती है, एंजाइम एक्टिविटी होती है, फिर वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। Question number 11. A cell suspension of effectively respiring mitochondria is treated with either chemical X, experiment 1, chemical Y, experiment 2, or left untreated, experiment 3. Chemical X selectively blocks electron transport from complex 1 to ubiquinone, whereas chemical Y selectively blocks electron transport from complex 3 to cytochrome C. ठीक है, विच चॉइस करेक्टली डिक्टेट्स द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड। तो इसमें तो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि जब एक्सपेरिमेंट 3 अनट्रीटेड है, कोई चीज़ ब्लॉक नहीं हो रही, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स तो उसी में बनने वाले हैं, ठीक है, ATP मॉलिक्यूल्स। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, हाँ देखो
इक्वल तो नहीं हो सकता है, तो ए और सी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन ऑटोमेटिकली। फिर हम बात करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट 1 है उसमें कॉम्प्लेक्स 1 को ब्लॉक किया जा रहा है एंड सेकेंड वाले वाई केमिकल ने कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक किया है। ठीक है, तो आओ यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 को ब्लॉक कर दोगे अगर तुम, मान लो वैसे तो NADH आता है, ऑक्सीडाइज होता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, इलेक्ट्रॉन आगे कैरी आउट होता है टू यूबिक्विनोन दैट इज कोएंजाइम Q, उसके पास जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 1 एक्टिव हो जाता है या पंप करने लगता है वॉट, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो उनको पंप करने लगता है इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस साइड, यूबिक्विनोन Q को पास कर देता है। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, ये कुछ पंप नहीं करता, ये आपको याद रखना एक्सेप्शन है कि कॉम्प्लेक्स 2 पंप नहीं करता हाइड्रोजन आयंस। वैसे ही क्वेश्चन में नहीं पूछा अभी, पर आप पूरा चीज़ याद करो, देखो कॉन्सेप्ट मैटर करता है, आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि कॉम्प्लेक्स अगर 1 को हमने ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स 1 ब्लॉक होता है तो स्टिल FeDH2 ऑक्सीडाइज होकर कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो कि फर्दर कोएंजाइम Q को मिलते हैं, दैट इज यूबिक्विनोन को मिलते हैं, एंड वो कॉम्प्लेक्स 3 को जाके दे देता है इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है, या आप कह सकते हो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो H+ आयंस पंप करने लगता है। तो इवन दो कॉम्प्लेक्स 1 काम नहीं करेगा तो भी चलेगा काम, ठीक है, कंपैरेटिवली कम ATP बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम जा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली कम बनेगा, पर बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। अब दूसरा केस क्या था कि कॉम्प्लेक्स 3 को ही ब्लॉक कर दिया। अब देखो, अब इस केस में ये तो साइटोक्रोम C को सिर्फ कॉम्प्लेक्स 3 ही दे रहा है, इसमें तो कोई लाइक ऑब्जेक्शन नहीं है आपको। तो अगर यही ब्लॉक कर दोगे तो पूरी साइकिल रुक जाएगी, ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, तो यहाँ पे बन ही नहीं पाएगा। तो आप अब बता दो आंसर, सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट 3 का होगा, फिर 2 का लास्ट होगा सबसे, हाँ क्योंकि 2 आपका, हाँ ठीक है ठीक है, 2 सबसे लास्ट में होगा, फिर 1 होगा, तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये मैंने करवा दिया है एक बारी, मैं इसको एक दूसरा अप्रोच आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से चीज़ें एलिमिनेट कर लोगे तो आपको लाइक आंसर मिल जाएगा, इवन आपको कुछ चीज़ें नहीं भी पता होंगी तो भी। तो देखो, मुझे यहाँ पे सिनगैमी का मतलब पता है, आपको अच्छा क्वेश्चन क्या है देख लो, विच ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज प्रोड्यूस अ क्लोनल प्रोजेनी। ठीक है, क्लोन्स मिलने चाहिए, शेयरिंग एन आइडेंटिकल जीनोटाइप विद द मैटरनल ब्लड। अच्छा ये मुझे बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, क्लोन्स तो नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिल सकता है, तो जो चीज़ें मिमिक कर रही हूँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को, वो आप उनको कंसिडर करोगे, बाकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को तो डायरेक्ट क्रॉस मार देना है। ठीक है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है, सिनगैमी का, अच्छा बता दो पहले, सिनगैमी होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड्स, सीड्स नहीं बनते, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स ही नहीं मिल रहे हैं आपको। तो 1 और 2 जहाँ भी हो सबको कट कर दो, ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आ गया ना, देखो 1 और 2 एलिमिनेट किया, मुझे आंसर मिल गया 3 और 4। अब देखो एपोमिक्सिस क्या होता है, इट इज़ लाइक यहाँ पे कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती, मतलब मियोसिस नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं है, दैट्स व्हाट आई सेड राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रही है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी, क्लोनल प्रोजेनी नहीं मिल सकती है, तो एपोमिक्सिस इज़ द राइट आंसर। एंड एक और चीज़ होती है पॉली एम्ब्रॉयनी, इसमें क्या होता है कि जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं, दैट इज़ मेटर्नल टिश्यू, वही डेवलप कर जाते हैं इनटू एम्ब्रियोज। तो पॉली का मतलब बहुत सारे या मल्टीपल आप कह सकते हो, तो मल्टीपल एम्ब्रियो के स्टेज को पॉली एम्ब्रॉयनी कहते हैं। इसमें भी जो न्यूसेलर सेल्स हैं वही एम्ब्रियो बन जा रहे हैं, तो वो मेटर्नल टिश्यू ही हुआ ना, तो वहाँ पे भी आपको क्लोन्स देखने को मिल जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 13. A person is stranded in a hot desert without drinking water for 48 hours under an ambient temperature of 45 degrees Celsius. Predict the integrated homeostatic response of their renal and circulatory system. तो देखो, इसमें डिहाइड्रेशन का केस बनता है या डेजर्ट में है या कुछ भी ऐसा केस बनता है जहाँ पे वाटर लॉस है, तो मतलब ब्लड की वॉल्यूम H2O कम हो रहा है, तो ब्लड में से भी H2O कम हो रहा है,
तो ब्लड की वॉल्यूम कम हो रही है, दैट इज ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है, ठीक है, ब्लड कंसनट्रेटेड हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका रास मैकेनिज्म है वो अच्छा काम करेगा, ठीक है, वो सिक्रीशन बढ़ाएगा, दैट इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होंगे ज़्यादा, और एल्डोस्टेरॉन विच विल रीअब्जॉर्ब वाटर, और यहाँ पे एडीएच हार्मोन भी रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर। तो इन सब की सिक्रीशन हाई रहेगी, ठीक है। तो अच्छा देखो, अगर रीअब्जॉर्ब वाटर कर रहा है तो यूरिन का क्या होगा, ये और कंसनट्रेटेड नहीं हो जाएगा, इसमें से वाटर बार बार रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो कंसनट्रेटेड हो जाएगा और इसकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। और एएनएफ क्या होता है, मतलब जैसे मान लो बीपी अब ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको कम करने के लिए, वापस बैक टू नॉर्मल लाने के लिए एएनएफ होता है, ठीक है, इट इज़ अ वैसोडाइलेटर। तो ये रास मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन ईजिली गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। इनहिबिशन ऑफ, नहीं, इनहिबिशन तो नहीं होगा, रास मैकेनिज्म का इनहिबिशन नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाता है। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एएनएफ, एएनएफ क्यों नहीं, एएनएफ से कि अगर वो कर दोगे तो मतलब आप ब्लड प्रेशर को और कम कर रहे हो, तो ये तो गलत है। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ एएनएफ एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एंडोस्टेरोन, ठीक है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर होगा, एंड सोडियम आयन का भी होगा इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स प्रोड्यूसिंग मिनिमम वॉल्यूम्स ऑफ हाईली हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है, ये बताया मैंने, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, ये कोई होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स नहीं है। Question number 14. Analyze the following statement. Statement 1. In terms of endarch and exarch are typically utilized to describe the position of secondary xylem with the plant. नहीं, देखो इसके बारे में बताती हूँ। तो प्लांट एनाटॉमी में ये चीज़ हमने पढ़ी है, प्राइमरी जाइलम अरेंजमेंट होती है, ठीक है। उसमें भी प्राइमरी जाइलम की अरेंजमेंट नहीं है, उसके वस्कुलर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, जिसके बारे में बात की गई है। दैट आर प्रोटोजाइलम, प्रोटो का मतलब पहले बना है, मेटाजाइलम उसके बाद बना होता है, ठीक है। इन दोनों की अरेंजमेंट ही दो टाइप की होती है, दैट इज एंडार्च, ठीक है, जहाँ पे आप देखो डार्क ग्रीन मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, पेरीफेरी पे है, पेरीफेरल पोजिशन है, और ये पिथ, बीच में पिथ होता है, उसके साइड है आपका प्रोटोजाइलम, ठीक है। ये स्टेम में देखने को मिलती है। वेरस एग्जार्च जो पोजिशनिंग होती है वहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, पेरीफेरल साइड होता है, एंड अंदर की तरफ पिथ के साइड आपका मेटाजाइलम होता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, इन रूट्स। तो यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। द टर्म एंडार्च एंड एक्सार्च आर टिपिकली यूटिलाइज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, नहीं, सेकेंडरी जाइलम नहीं, प्राइमरी जाइलम के किसके बारे में, वस्कुलर एलिमेंट्स के पोजिशन के बारे में बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। An exarch configuration represents a characteristic feature of the root anatomy. Yeah, that's what I told you right now. Exarch roots में आपको देखने को मिलता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट वाला गलत होगा, हाँ, ऑप्शन ए। ओके, द लास्ट क्वेश्चन। अ बाइकार्पेलरी gynoecium characterized by an obliquely placed ovary is found in, तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे बाइकार्पेलरी, ये फीचर्स आपको याद होने चाहिए, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, किसका फीचर है, ये सोलेनेसी फैमिली का फीचर है, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली का फीचर है, उसमें भी यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली में से कौन है, सोलेनम बेलोंजिना, दैट इज एग प्लांट, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।